नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज इंडिया में। मैं हूं आपके साथ उमंग मथुरा। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की कुछ प्रमुख खबरों के साथ। 2019 लोकसभा चुनावों में भी बाड़मेर जैसलमेर सीट काफी हॉट सीट बनी हुई है, जहां कांग्रेस से कर्नल मानवेंद्र सिंह जसोल, बीजेपी से पूर्व बायतू विधायक कैलाश चौधरी और बसपा से पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी एक दूसरे के आमने सामने। तो वहीं सोमवार को तीनों प्रत्याशियों ने बाड़मेर निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के समक्ष अपनी पार्टी के नेताओं, कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ नामांकन भरा। कांग्रेस के प्रत्याशी मानवेंद्र सिंह जसोल ने जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी, पूर्व मंत्री अमीन खान, बाड़मेर विधायक मेवाराम जैन, रूपाराम धंधे समेत वरिष्ठ कांग्रेस नेता मानवेंद्र के साथ मौजूद रहे। नामांकन दाखिल करने के बाद कर्नल मानवेंद्र सिंह ने कहा, यहाँ पेयजल सबसे बड़ा मुद्दा है जिस पर काम होना है और कई ऐसे जनता के मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनाव लड़ा जाएगा। हालांकि नामांकन सभा अभी होनी है जो आदर्श स्टेडियम में आयोजित होगी, जिसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट समेत कई कांग्रेसी नेता मानवेंद्र के समर्थन में शिरकत करेंगे। वो तो हमेशा बाड़मेर जैसलमेर जिले में हमेशा पानी का मुद्दा रहता ही है। जो अपूर्ण जो योजना है उनको पूर्ण करना है, काम जारी है, उसको पूर्ण करना है। ईश्वर के लिहाज से हमारे यहाँ घटना नहीं हुई है, लेकिन भय का वातावरण तो है, उसको दूर करना है और अच्छे दिन लाने हैं। दोपहर बाद बीजेपी के कैलाश चौधरी ने भी जिला निर्वाचन अधिकारी हिमांशु गुप्ता के समक्ष अपना नामांकन पेश किया। नामांकन के दौरान कैलाश चौधरी के साथ पूर्व मंत्री अमराराम चौधरी, भाजपा जिलाध्यक्ष दिलीप पालीवाल, सिवाना विधायक हमीर सिंह भायल, आदूराम मेघवाल समेत बीजेपी के तमाम नेता मौजूद रहे। कैलाश चौधरी ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा, राष्ट्रवाद व विकास पर ही चुनाव लड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में काम हुए हैं और जनता हमारे साथ है। उन्होंने दावा किया कि राजस्थान की 25 की 25 सीटों पर बीजेपी ही जीतेगी। टिकट कटने से नाराज कर्नल सोनाराम के सवाल पर उन्होंने कहा, हम साथ हैं, कर्नल साहब से मेरी बात हो रही है, सब साथ हैं और मिलकर बीजेपी को विजयी बनाएंगे। चुनावी जंग नहीं है, ये तो एक देश का चुनाव है और इस चुनाव के अंदर सत्य की जीत हुई है। हमेशा भी सत्य की जीत हुई है और इस बार भी सत्य की जीत होगी और देश की जीत होगी। पर के लिए तो मैं अभी से नहीं, मैं हम भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता के नाते मेरा सभी से संपर्क है और निश्चित रूप से जो सिंबल देने में थोड़ा विलम्ब हुआ है, लेकिन कार्यकर्ताओं में जोश है और सभी से मिले हुए हैं। और उसके बाद में रही बात काम की, तो बाड़मेर जिला जो है वो रेगिस्तान है और पाकिस्तान की बॉर्डर के ऊपर है, तो कई परिस्थितियों में इसको देखकर आगे और काम करने की आवश्यकता है। क्योंकि कांग्रेस की जो सरकार थी उसने 60 साल इस देश के ऊपर राज किया, हुकूमत किया, लेकिन कभी न तो किसानों के नाम पर राजनीति की, उन्होंने युवाओं के नाम पर राजनीति की, गरीब के नाम पर राजनीति की, लेकिन किसानों के हित का या कोई भी व्यक्ति के हित का ऐसी कोई योजना नहीं बनाई, जिसकी वजह से ये थार क्षेत्र है ये विकास की दृष्टि से बहुत महरूम रहा है। लेकिन पिछले 5 साल के अंदर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व के अंदर जो काम हुए हैं, चाहे गरीब व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री आवास हो, चाहे आज दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के तहत गांवों के अंदर प्रत्येक घर के अंदर लाइट की रोशनी हुई है, और उज्ज्वला गैस योजना के तहत गरीब व्यक्ति को निःशुल्क गैस कनेक्शन देने का काम किया, जिससे आज युवाओं को स्किल डेवलपमेंट के द्वारा कई तरह के रोजगार दिए गए। तो इधर पूर्व आईएएस पंकज चौधरी ने भी बाड़मेर जिला निर्वाचन अधिकारी व जिला कलेक्टर के समक्ष अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ स्थानीय बसपा के नेता, कार्यकर्ता व समर्थक मौजूद रहे। नामांकन भरने के बाद पूर्व आईपीएस पंकज चौधरी ने कहा कि आम जनता के मुद्दों को लेकर वे चुनाव में उतरे हैं। उन्होंने कहा कि जनता का पुलिस व प्रशासन पर भरोसा कैसा कायम हो, उस पर काम करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि बाड़मेर सीमावर्ती क्षेत्र है, इसीलिए सुरक्षा के लिहाज से भी काम करने की जरूरत है। विजन है वो 11 सूत्री कार्यक्रम है, जिसमें मैं मुख्य बातें आपको बता दूं। सबसे जो टॉप मेरी प्रायोरिटी है वो है कि यहाँ के युवाओं को देश की मुहिम के साथ जोड़ना, देश के लिए जज्बा पैदा करना। नंबर 2, यहाँ की जो महिलाएं बच्चियां हैं उनका विकास हो, उनका उत्थान हो, उनको सम्मान मिले। और तीसरा, जो इस हार की धरती पे भ्रष्टाचार कम हो, अपराधियों में खौफ पैदा हो और एक आम नागरिक जो गांव के अंदर थानियों में रहता है उसके अंदर विश्वास पैदा हो।
पुलिस के प्रति विश्वास पैदा हो, प्रशासन के प्रति विश्वास पैदा हो और उसको महसूस हो कि बाड़मेर जैसलमेर जो एक सीमावर्ती जिला है, सरहदी जिला है, वो सुरक्षित है, संपन्न है और आने वाले समय में वो देश की मुख्यधारा में शामिल होना चाहता है। बहरहाल बाड़मेर जैसलमेर सीट हमेशा चर्चित सीट रही है और इस सीट पर चुनाव लड़कर चर्चित नामों तक ने अपनी साख डुबोई है। वर्ष 1971 में बीजेपी के दिग्गज नेता भैरव सिंह शेखावत ने यहां से लोकसभा चुनाव लड़ा था और अमृत नाहटा से हारे थे। बीते लोकसभा चुनाव 2014 की अगर बात करें तो बीजेपी के संस्थापक सदस्य व रक्षा एवं विदेश मंत्री रहे जसवंत सिंह जसोल का बीजेपी ने टिकट काट दिया था और वे निर्दलीय चुनाव लड़े थे और बीजेपी के ही कर्नल सोनाराम से हार गए थे। बहरहाल इन सब के बीच लोकसभा चुनाव 2019 के इस रण में किसको जीत मिलती है ये तो 23 मई को ही पता चलेगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। चुनाव आयोग ने चुनाव में पहले चरण की वोटिंग के साथ ही ज्योतिषी और मीडिया को चुनावी भविष्यवाणी करने से बचने की हिदायत दी है। आइए देखते हैं इस पर हमारी ये विशेष रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए 11 अप्रैल से शुरू हो रहे पहले चरण के मतदान से अंतिम चरण तक मीडिया संस्थान और ज्योतिषी चुनाव को लेकर कोई चुनावी सर्वेक्षण या भविष्यवाणी नहीं कर पाएंगे। चुनाव आयोग ने यह निर्देश जारी किया है। आयोग द्वारा जारी परामर्श में 11 अप्रैल को सुबह 7 बजे पहले चरण का मतदान शुरू होने से 19 मई को शाम 6:30 बजे तक 7वें चरण का मतदान होने तक किसी भी तरह की भविष्यवाणी, चुनावी सर्वेक्षण और चुनाव परिणाम संबंधी आकलन करने को प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में ऐसी भविष्यवाणी या आकलन संबंधी लेख ना तो प्रकाशित हो सकेंगे और ना ही इनसे जुड़े कार्यक्रमों का प्रसारण हो सकेगा। आयोग ने 7 अप्रैल को अधिसूचना जारी कर 11 अप्रैल से 19 मई तक सभी 7 चरण का मतदान पूरा होने तक एग्जिट पोल के प्रसारण व प्रकाशन पर भी रोक लगाई है। आयोग ने स्पष्ट किया कि ज्योतिषी, टैरो कार्ड रीडर, राजनीतिक विश्लेषक या कोई अन्य व्यक्ति इस तरह की कोई भविष्यवाणी या आकलन प्रकाशित और प्रसारित नहीं करेगा जिससे मतदाताओं की किसी राजनीतिक दल या उम्मीदवार के बारे में धारणा प्रभावित हो। आयोग की अधिसूचना लोकसभा चुनाव और 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा और सिक्किम के विधानसभा चुनाव तथा कुछ राज्यों के विधानसभा उपचुनाव पर भी लागू होगी। गौरतलब है कि इन राज्यों में लोकसभा चुनाव के साथ ही विधानसभा चुनाव और 37 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान होगा। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। अलवर में किशनगढ़बास क्षेत्र के दौलतनगर मजरा निवासी एक युवक अनिल कुमार की हत्या के मामले में हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर परिजनों सहित अनेक ग्रामीणों ने किशनगढ़बास पुलिस डीएसपी चांदमल को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की है। ज्ञापन में मृतक के भाई गुरुचरण प्रजापत ने बताया कि पिछले 10 साल से संगम टेंट हाउस हरसौली तहसील कोटकासिम जिला अलवर के पास मजदूरी का काम करता था, जो 8 मार्च को सुबह 9 बजे घर से संगम टेंट हाउस पर काम करने गया हुआ था। 9 मार्च को सुबह टेंट हाउस के मालिक शत्रु सिंह ने उन्हें सूचना दी कि तुम्हारा भाई अनिल कुमार की लाश किरवारी के निकट खटाना फार्म हाउस के पास एक चने के खेत में पड़ी हुई है। जिसकी सूचना मिलते ही वे मौके पर पहुंचे तो अनिल की लाश वाकई में एक चने के खेत में पड़ी थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर खैरतल सरकारी अस्पताल में शव को पोस्टमार्टम के लिए रखवाया तो अनिल कुमार के सिर में गंभीर चोट पाई गई थी, जिस पर खैरतला पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी, लेकिन आज तक पुलिस हत्यारों का सुराग नहीं लगा पाई है। समस्या साहब, मेरा भाई संगम टेंट हाउस से कार्य करता था। क्या नाम था भाई का? भाई का नाम अनिल, उम्र 30 साल। क्या घटना हुई है? सब उसके 8 तारीख को रात को हत्या कर दी गई है। किसने की हत्या? सब हमको सूचना मिली फोन पर। संगम टेंट हाउस के मालिक ने सूचना दी मेरे छोटे भाई विक्रम को, तो आप किरवारी आ जाओ।
तो मेरा भाई दोनों वहाँ बाइक लेकर किरवारी पहुँचे, तो वहाँ अनिल कुमार मृतक अवस्था में पड़ा मिला। मृतक अवस्था मिला तो हमने वहाँ बुजुर्ग को, वहाँ जिसके शादी थी सुबह सिंह खटाना, पप्पू खटाना, वहाँ उनके घर पहुँचे तो मौके पर वे फरार हो चुके थे वहाँ। इसकी रिपोर्ट करवाई आपने? हाँ जी, हमने एक मेजरनामा समस्त ग्रामवासियों ने दौलतनगर माजरा और उन्हें एक मेजरनामा थानेदार को विज्ञापन सौंप दिया। क्या कार्रवाई की? सब अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की। हम आज 1 महीना पहले करीब दौलतनगर माजरा का अनिल खाजा टेंट के ऊपर काम करता था, जिसको 9 तारीख को 1 महीना करीब पहले की सूचना मिली कि किरवारी के पास मृत पड़ा है। हम गांव वाले वहाँ पहुँचे तो हमने जाकर देखा तो मृत पड़ा था। उसी दिन हमने FIR दर्ज करा दी और थाने में सूचना दे दी। पुलिस प्रशासन वहाँ पहुँचा। उसके बाद हमने 19 तारीख को थाने में ज्ञापन भी दिया था। उस पर आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस मैटर में आज हम डिप्टी साहब से मिले हैं सभी गाँव के। एक मर्डर का केस है और उस पर आज तक कुछ भी कार्रवाई नहीं हुई, पूछताछ तक भी नहीं हुई। जिस घर में शादी थी उस घर में अभी तक कोई पूछताछ नहीं हुई और उस घर में जिसमें शादी थी उसके सारे रिश्तेदार और उनके परिवार 8 बजे सब फरार हो चुके थे, क्योंकि शादी में 2 दिन तो एक शाम तक, दूसरे दिन शाम तक तो परिवार रहता ही रहता है। लेकिन जब देखा तो एकदम सुनसान सा नजर आया। इसमें यह शक साफ जाहिर हो रहा है कि उस परिवार ने या उनके रिश्तेदार ने ही मर्डर किया है। इस मामले को लेकर गत 17 मार्च को भी खैरतल थानाधिकारी संजय पूनिया को ज्ञापन देकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई थी, जिस पर थानाधिकारी ने 7 दिवस का आश्वासन दिया था। लेकिन हत्यारों की गिरफ्तारी न होने पर 8 अप्रैल को पुलिस उपाधीक्षक चांदमल व्रत किशनगढ़ बास को गृह मंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग की गई है। पुलिस उपाधीक्षक चांदमल ने बताया कि जो बात परिजनों ने बताई है उनकी जांच करने और हत्या से जुड़े तथ्यों के आधार पर जांच कर हत्यारों का खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। दौलतनगर माजरा निवासी अनिल की डेड बॉडी मिली थी। उस संबंध में थाना खैरतल पर प्रकरण दर्ज किया गया। उसमें अज्ञात जो कुछ परिजन भी शामिल थे। परिजनों का ये कहना था कि उसमें किसके द्वारा जो है कृत्य कार्य किया है इसका खुलासा किया जाए। इस संबंध में गांव के कुछ लोग बाग उनके परिजन साथ में यहाँ कार्यालय में आए थे, उन्होंने ज्ञापन दिया। प्रकरण के जो हर पहलू से जांच जाकर और पता के खुलासे करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कुछ बात इन्होंने बताई उन तथ्यों के ऊपर भी तफ्तीश की जा करके खुलासा करने का प्रयास किया जाएगा। बहरहाल अब देखना ये होगा कि न्याय के लिए भटक रहे मृतक के परिजनों को कब तक न्याय मिलेगा। पुलिस के 1 महीने तक कोई कार्रवाई नहीं किए जाने से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल जरूर खड़े होते हैं। न्यूज इंडिया के लिए स्पेशल डेस्क की रिपोर्ट। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के पुत्र वैभव गहलोत का राजनीतिक आगाज होगा। जोधपुर लोकसभा से कांग्रेस प्रत्याशी वैभव गहलोत अपना नामांकन पत्र आज दाखिल करेंगे। नामांकन के दौरान सीएम अशोक गहलोत, कैबिनेट के मंत्री रघु शर्मा, लालचंद कटारिया सहित बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहेंगे। तो वहीं नामांकन के बाद पावटा स्थित कांग्रेस चुनाव कार्यालय के बाहर तमाम दिग्गज नेता वैभव के समर्थन में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय त्रिवेदी ने बताया कि जोधपुर जिले से हजारों की संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता वैभव की नामांकन रैली में शामिल होंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस पार्टी की तरफ से वैभव का कल जोधपुर में उदय होने जा रहा है और वहीं उसी के सिलसिले के अंदर जोधपुर के अंदर वैभव गहलोत कल नामांकन दाखिल करेंगे। तो कई सीनियर नेतागण जो हैं जोधपुर में आएंगे। इसी को लेकर हम पूरी जानकारी लेते हैं। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ है अजय त्रिवेदी जी, इनसे जानते हैं सर क्या कार्यक्रम रहेगा कल। जी, इसमें हमने 2 रूपों में इस कार्यक्रम को तय किया है। वैभव जी अपने जो प्रस्तावक और जो लोग उनके साथ अधिकृत हैं वो सुबह 9:15 बजे जाके और अपना नामांकन भरेंगे। वो किसी भी रैली या जुलूस के रूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो सारा के सारी जो व्यवस्था है वहाँ की बिगड़ जाती है, इसलिए वो लोग खुद ही जाएंगे। इसी के साथ में समानांतर रूप से पावटा चौराहे पे एक बड़ी विशाल आम सभा रखी है। डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी उसको होल्ड करेगी और वहाँ पे पावटा चौराहे पे नामांकन के पश्चात बड़ी संख्या में हमारे कांग्रेस जन, चाहे वो देहात के हैं चाहे वो शहर के हैं, और आम जन उसमें सम्मिलित रहेंगे और वहाँ पे उसको माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी उसको संबोधित करेंगे। इसके अलावा कौन कौन बड़े नेता कल इस सभा में आएंगे?
जी अधिकृत जानकारी तो नहीं आई है, पर मैं समझता हूँ कि लालचंद कटारिया जी है, रघु शर्मा जी हैं, इसके अलावा भी राजस्थान के बड़े नेताओं के आने की संभावना है। वो कल सुबह तक ये पता चल पाएगा, परंतु मैं समझता हूँ कि गहलोत साहब का जो प्यार है और जो उनके रिश्ते हैं और जिस तरीके से वैभव जी ने जोधपुर में एक अपना खुद का व्यक्तिशः एक फॉलोइंग तैयार किया है, जिस तरीके से समर्थक उनके लिए आ गए हैं, बड़ी संख्या में नेताओं के आने की संभावना रहेगी। आम जनता से मेरी अपील है कि जो विकास अवरुद्ध हो गया है पिछले 5 सालों में, जिस तरीके से एक अहम इस शहर में हावी होता जा रहा था, अब उसको समाप्त करने का समय आ गया है। आम जनता विवेक से निर्णय ले। वो अशोक गहलोत जिन्होंने इतने समय तक जोधपुर को दिया ही दिया है, अब इस जनता का भी एक कर्तव्य बनता है कि वो वापस अशोक गहलोत को दें। तो मेरी यही अपील है कि वैभव को, जो वैभव है जोधपुर का, उस वैभव को जोधपुर में समर्पित कर दें। इसके साथ अपन क्या संख्या बल मानते हैं? जिस तरह से कल जनसभा को संबोधित गहलोत साहब आएंगे तो कितनी गैदरिंग रहने की अपेक्षा है? जी, मैं बिल्कुल डाटाज या आंकड़ों की तो बात नहीं करूंगा, परंतु वो पूरा क्षेत्र जो सभागार के रूप में वो भरेगा। मैं मतलब 5 अंकों की बात कर सकता हूँ कि 5 अंकों से कम तो वहाँ पे नहीं रहेंगे। तो ये थे अजय त्रिवेदी, जिन्होंने बताया कि कल बड़ी संख्या के अंदर जनसभा के अंदर लोग सम्मिलित होंगे, तो उसी के साथ साथ जोधपुर के वैभव का उदय भी हो जाएगा। कैमरा पर्सन बलवीर सिंह के साथ मनोज सिंह, न्यूज़ इंडिया जोधपुर। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।